हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। बस कुछ महीने अच्छे से मेहनत करेंगे, बाकी एक बार अच्छे से पढ़ने पे सारे एग्जाम क्लियर होते ही जाएंगे। और अगर हम लोग मतलब बेमन से पढ़ते रहेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, तो टेक डिसीजन वाइजली और उसके अनुसार एक्ट करते रहिए। ओके, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन जैसे में आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, द एंगल बिटवीन द रेक फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। ओके, वैसे फेस एंड फ्लैंक के बीच पूछा है, तो ये फ्लैंक है, ये फेस है, इन दोनों के बीच का एंगल है, ये लिप एंगल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिप एंगल। बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एक बार देखें ध्यान से। ये हमारा वर्कपीस है और ये रेड में दिख रहा है, ये हमारा टूल है। तो टूल क्या होता है ना, ऐसे एक्ट करता है इस पे, जिससे कि ये चिप्स है, ये कट चिप, ये निकलते आते हैं, चिप्स इधर निकलते आते हैं। तो ये जो फेस दिख रहा है, जिसमें कि वर्कपीस का जो चिप है ये कांटेक्ट में आ रहा है, इस फेस को हम बोलते हैं रेक फेस बोलते हैं, या फिर इसको रेक सरफेस बोलते हैं, केवल फेस भी बोलते हैं। ओके, और ये जो दिख रहा है, ये जो वर्कपीस से थोड़ा ऊपर है, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। तो इसको फेस और फ्लैंक, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिप एंगल। अब देखिए लिप एंगल क्या होता है, अगर लिप एंगल छोटा हो जाए तो जो हमारे टूल की स्ट्रेंथ होगी वो घट जाएगी, और अगर हमारा लिप एंगल बहुत बड़ा हो जाए तो टूल की जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। पर लिप एंगल बड़ा होने से एक और प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत अच्छी सरफेस फिनिश नहीं मिल सकती है, और साथ ही साथ हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता होगी किसी मेटल के वर्कपीस को कट करने के लिए या फिर मशीन करने के लिए। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, टूल सिग्नेचर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ओके, तो टूल सिग्नेचर कंप्राइजेज ऑफ 7 एलिमेंट्स, और ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एक बार देखते हैं। तो टूल सिग्नेचर के लिए 3 मेथड्स हैं इसको डिनोट करने के लिए, टूल सिग्नेचर लिखने के लिए, और उसमें से ए सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसमें बैक रेक्टेंगल होता है सबसे पहला, फिर साइड रेक्टेंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और मूव रेडियस। तो ये 7 चीजें होती है टूल सिग्नेचर में, इनको ध्यान रखना है, और इन सबको इसी ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ नट इज। क्वेश्चन पूछा है कि एक हाफ नट है, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, नट मैन्युफैक्चर्ड इन पार्ट नट विथ हाफ द स्टैंडर्ड पिच। ऑप्शन सी दिया हुआ है, अ डबल स्टार्ट नट फॉर अ क्विक शाफ्ट, या फिर डी, मैकेनिज्म दैट लॉक्स द लेथ कैरेज टू लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका, जिसका मतलब है कि हाफ नट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लेथ कैरेज को लॉक करता है थ्रेड कटिंग करने के लिए लीड स्क्रू के साथ। ओके, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 103 देखते हैं, 103, ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय। ऑटोमोबाइल जो गियर होते हैं जनरली उनका मैन्युफैक्चर किस प्रक्रिया से होता है, कौन से प्रोसेस होता है, वो बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉबिंग। देखिए गियर्स मैन्युफैक्चर और भी प्रोसेस हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं, पर
हॉबिंग जनरली यूज किया जाता है गियर प्रोसेस बनाने के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉबिंग। इसको जो मैं सही कर देता हूँ जरा सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, इन केस ऑफ शेपर फॉर फिनिश मशीनिंग द प्रैक्टिस इज टू यूज। अगर हम शेपिंग प्रक्रिया कर रहे हैं, शेपर यूज कर रहे हैं हम लोग, और हमें फिनिश मशीनिंग चाहिए, मतलब अच्छी मशीनिंग चाहिए, फिनिश वाली मशीनिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन है, मैक्सिमम फीड्स एट हाई स्पीड, मैक्सिमम फीड्स एट लो स्पीड, मिनिमम फीड्स एट लो स्पीड, मिनिमम फीड्स एट हाई स्पीड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई स्पीड। का मतलब क्या हुआ कि हमें अगर फिनिश मशीनिंग चाहिए, मतलब फिनिश अच्छी चाहिए और वैसी मशीनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फीड कम देना चाहिए, मतलब टूल का जो वर्कपीस का जो मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा, और जो स्पीड होनी चाहिए वर्कपीस हमारा, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम फीड्स एट हाई स्पीड्स। ओके 105, इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश बेटर। का मतलब किस तरह के मिलिंग ऑपरेशन में जो सरफेस फिनिश होता है वो बेहतर होता है? इसका सही जवाब है डाउन मिलिंग ऑपरेशन में। डाउन मिलिंग में जो सरफेस फिनिश होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस वो अच्छा होता है। 106, द टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेसिस्टेंस इज। वैसा टूल का मटेरियल जिसमें हाई हीट और वियर रेसिस्टेंस होता है, मतलब काफ़ी ऊंचे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर भी वो काम कर सकता है, और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर का वो बहुत वियर रेसिस्टेंस भी है, मतलब कि बहुत देर तक मशीनिंग करने के बाद से भी उसमें वियर इफेक्ट जो होता है वो नहीं आता है। तो इसका सही जवाब तो होगा ऑप्शन बी, सीमेंटेड एंड कार्बाइड। देखिए सीमेंटेड कार्बाइड का मतलब कार्बन परसेंटेज होता है उसमें, और उससे मिलके बना होता है। तो ये जो मटेरियल होता है ये बहुत हार्ड होता है, और इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको यूज किया जाता है एज ए टूल मटेरियल, क्योंकि इसकी हाई हीट एंड वियर रेसिस्टेंस कैपेसिटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। ओके, बाइंडिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल में वो कौन सा होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड कार्बन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट। दरअसल जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं टंगस्टन कार्बाइड और प्लस कोबाल्ट। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और यहाँ कार्बाइड मटेरियल है। ओके, इसे मिलकर हमारा टूल बनता है। ओके, द टेलर कोरिलेशन बिटवीन द कटिंग स्पीड v, द टूल लाइफ t इज गिवन बाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Vt रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी टूल लाइफ इक्वेशन है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, और इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे ऐसे ही, Vt रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर v इज द कटिंग स्पीड, कटिंग वेलोसिटी, t इज द टूल लाइफ एंड n इज द एक्सपोनेंट। वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स इज। का मतलब कौन सा एंगल है जिस पर टूल का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है? तो इसका सही जवाब होगा लिप एंगल। पीछे मैंने बताया था लिप एंगल पे हाईली डिपेंडेंट होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। ओके, सही जवाब होगा ऑप्शन में लिप एंगल। 110, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं 110, द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज व्हेन n and c are constants। तो अगेन ये फिर से वो टूल लाइफ इक्वेशन पूछना चाहता है विच इज Vt रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। टूल लाइफ इक्वेशन है Vt रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि दिया हुआ ऑप्शन सी में। सही जो ऑप्शन सी है। 111 देखते हैं, क्रेटर वेयर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो क्रेटर वेयर होता है वो कहाँ पे होता है? फेस पे, फ्लैंक पे, टिप पे, या फिर साइड रेक पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेस पे। फेस मतलब जो आगे वाला ये हमारा टूल था,
तो ये जो पोर्शन है ये हमारा फेस है। तो यहाँ पे हमारा क्रेटर वियर होता है। क्रेटर वियर मतलब होता है घिर जाता है, ये वाला पोर्शन घिर जाता है, चिप के बार बार जाने से, चिप के बार बार जाने से चिप के बार घिर जाता है। तो यहाँ पे क्रेटर वियर होता है। तो बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर में सुधार चाहते हैं अगर तो सलाह दीजिए, क्या सुधार चाहते हैं इसमें, हम उनका स्वागत करेंगे जरूर से। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।